इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो देश के दूसरे सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी और उनकी जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वे तमिलनाडु के में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी। तो पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाए जा रहे इस प्रोजेक्ट में करीब 1424 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें करीब 783 करोड़ रुपए का निवेश रिलायंस करेगी। तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री का कहना है कि इसके पहले चरण का काम 2025 तक पूरा हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत पूरे देश में इस तरह के 35 पार्क बनाने की योजना है। अभी आपको बता रिलायंस जियो के नए चेयरमैन बन गए हैं आकाश अंबानी और अभी हमने पढ़ा था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक बने थे केवी कामत। और आपको ये भी याद है मुकेश अंबानी ये भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएंगे। कहाँ पे? गुजरात के हजीरा में। और अभी फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो भी आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और अगर आपसे पूछा जाए कि यूपीआई सुविधा देने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन सा बना? तो भी आंसर होगा रिलायंस जियो। ध्यान रखना। फिर बताइए दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ये मैसूर और किसके बीच में चलेगी? तो आंसर होगा चेन्नई। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। कहां से कहां चलेगी? मैसूर से चेन्नई। एक्चुअली में अभी मोदी जी ने इसे केएसआर रेलवे स्टेशन बंगलुरु से शुरू किया है। इससे पहले आपको पता है देश में 4 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है, ये 5वीं हो गई है। अच्छा, पहली जो 4 चल रही है वो कहां से कहां चल रही है? तो सबसे पहली चली थी नई दिल्ली से वाराणसी, दूसरी चली थी नई दिल्ली से कटरा, तीसरी चली गांधीनगर और मुंबई के बीच में, चौथी चली दिल्ली से ऊना यानी कि हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच में, और अभी ये 5वीं चेन्नई से मैसूर चली है। ये दक्षिण भारत की पहली है तो इसको आपको याद रखना है। और जो फर्स्ट नंबर की है वो आपको याद रखना है नई दिल्ली से वाराणसी वाली। ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है इसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहते हैं। ट्रेन 18 के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसका निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है ये भी याद रखना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, जिसका उद्देश्य क्या है 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन है वो कहां से कहां चलेगी जब भी चलेगी? अहमदाबाद से मुंबई। और भारत का पहला बुलेट मेट्रो स्टेशन कहां पे बन रहा है? ये सूरत में बन रहा है। और याद रखना भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन कहां से कहां चली? कोयम्बटूर से शिरडी। कोयम्बटूर यानी कि तमिलनाडु से शिरडी यानी कि महाराष्ट्र के बीच में। और इंडिया में फादर ऑफ रेलवे किसे कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के समय भारत में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे। ये बात है 1853 की। आप जानते हो अभी वडोदरा में जो रेल यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया गया। और कवच क्या है? ये स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। मतलब एक ही पटरी पे अगर आमने सामने 2 ट्रेन आ जाएगी तो उनको टकराने से रोकेगी ये। तो हमारे रेल मंत्री वर्तमान में है अश्विनी वैष्णव। पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। और रेलवे बोर्ड के भी नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने? विनय कुमार त्रिपाठी बने। और मुझे बताओ विनय कुमार सक्सेना अभी अपॉइंटमेंट में हमने देखा था इनका नाम, ये क्या बने हैं? और रेलवे से एक और प्रश्न आप याद रखो कि भारतीय रेलवे ये भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने जा रहा है। इसके लिए इसने किसके साथ समझौता किया? आईआईटी मद्रास के साथ। भारत में टोटल रेलवे जोन कितने? 18 हैं, जिसमें से 17वां रेलवे जोन कौन सा है? कोलकाता मेट्रो। और मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ई श्रीधरन को। तो इतना आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में अरुणा मिलर ये किस देश में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अभी अरुणा मिलर ने अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीत लिया और इस तरह से वो मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बन गई हैं। आपको बता दूं वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ये गवर्नर के बाद राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है। और ये जो अरुणा मिलर है ये कहाँ से है? वैसे इनका जन्म तो आंध्र प्रदेश में हुआ था भारत में, लेकिन जब ये 7 साल की हुई तो इनके माँ बाप इनको अमेरिका लेके चले गए, मतलब वहां पे बस गई है। अच्छा, भारतीय मूल के कुछ और भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो अच्छी अच्छी पोस्टों पर है विदेशों में। जैसे कि आप जानते हो अमेरिका की बात चल रही है तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भारतीय मूल की हैं, कमला हैरिस नाम है। अभी यूके में भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक उनका नाम है।
इसी तरह से मॉरिशस में प्रधानमंत्री ये है प्रविंद जगन्नाथ। सेशल्स के प्रेसिडेंट हैं वावल राम कलावन। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने एंटोनियो कोस्टा। सूरीनाम के प्रेसिडेंट बने चंद्रिका प्रसाद संतोखी। गुयाना के प्रेसिडेंट कौन? मोहम्मद इरफान अली। और सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब। इसके अलावा विश्व की कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जहाँ पे भी भारतीय मूल के व्यक्तियों का राज है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला। गूगल के या यूं बोल दो अब तो अल्फाबेट के सीईओ बन गए कौन? सुंदर पिचई। और एडोब के सीईओ कौन है? शांतनु नारायणन है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ताशिंग ये किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो 15,256 फीट की ऊंचाई पर है ये हिमाचल प्रदेश का ताशिंग गांव, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। अभी 12 नवंबर 2022 को यहाँ पे मतदान हुए थे। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो 2019 के जो चुनाव हुए थे ना, उस समय भी ये न्यूज़ में आया था, हमने पढ़ा भी था। और आपको बता दूं उसके बाद किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। और अभी 14वीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए तो एक बार फिर से ये न्यूज़ में आया और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप ये याद रखना। इसी तरह से आपसे और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ पे बन रहा है, पूछा जा सकता है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर, इसीलिए इसका नाम चिनाब ब्रिज रखा गया है। और चिनाब नदी के तल से इसकी ऊंचाई की बात करोगे तो 359 मीटर ऊंचा है ये। लंबाई की बात करोगे तो 1315 मीटर है ये। वहीं पूछे दुनिया का भी सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया? माउंट एवरेस्ट पर। कितनी ऊंचाई पर? 8,830 मीटर की ऊंचाई पर। किसने किया? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने। एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है ये बता दो आप। और अगर आप हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते हैं जिसमें हम पुराने 6 महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, तो वहां पे इस प्रश्न को हम कई बार पढ़ चुके हैं। वैसे अभी आप ट्राई करो बताने की। और आपको याद हो तो पिछले साल हम लोगों ने पढ़ा था कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल कहाँ पे बनाया गया था? डेनमार्क में। 21.16 मीटर ऊंचा था वो। उसी तरह से दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने उमलिंगला दर्रे पर। दर्रा मतलब माउंटेन पास। कहाँ पर है ये? लद्दाख में है। और दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे बना? हिमाचल प्रदेश के काजा में बना है। और एक और प्रश्न का उत्तर दो, स्टैटिक प्रश्न है ये, एग्जाम में आता है कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी झील है? तो ये है टिटिकाका झील। अच्छा उत्तर तो मैंने ही दे दिया, आप तो चलो ये बता दो ये है कहाँ पर, किस देश में पड़ती है? महाद्वीप में आपको बता देता हूँ, जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे ये पड़ती है। कौन से देश में पड़ती है अब ये बता दो आप। हम बढ़ते हैं आगे। अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 नवंबर को। तो हर साल 11 नवंबर को ये नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ये जो दिन है ये भारत के जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी जयंती का दिन होता है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, वो कब मिला था? 1992 में। और इस दिवस की थीम क्या है? पाठ्यक्रम बदलना और शिक्षा को बदलना। अब ये तो बात हो गई नेशनल एजुकेशन डे की। अगर इंटरनेशनल एजुकेशन डे की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, वो कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। और 24 जनवरी को एक और दिन मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अच्छा जो शिक्षा है ये किस सूची का विषय है? तो आंसर होगा समवर्ती सूची का। पर याद रखना मूल संविधान में ये राज्य सूची का विषय था। और प्रश्न यहीं से बन जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे समवर्ती सूची का विषय बनाया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। अभी सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? निधि छिब्बर बनी है। और एनसीईआरटी के डायरेक्टर बने थे दिनेश प्रसाद सकलानी। अच्छा 2 प्रश्न और बनेंगे। जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020 आई थी, उसको लागू करने वाला पहला राज्य पूछेंगे, तो आंसर होगा कर्नाटक। लेकिन यहीं से एक आपका प्रश्न और बन जाता है। अगर प्रश्न आएगा कि प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तब आपका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। और इसी साल आपने पढ़ा होगा
अभी किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला था? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल को। और बता सकते हो अभी किस राज्य में कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक के छात्रों को भगवत गीता पढ़ाई जाएगी? तो आंसर होगा गुजरात। और इसी तरह से किस राज्य ने कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को भगवत गीता पढ़ाने की घोषणा की? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। मतलब गुजरात के बाद ऐसा करने वाला ये दूसरा राज्य बना, ये भी आप बोल सकते हो। और शिक्षा कौन देते हैं? शिक्षक देते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और विश्व शिक्षक दिवस ये कब मनाते हैं? तो नेशनल टीचर डे तो 5 सितंबर को होता है और उसके एक महीने बाद होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, यानी कि 5 अक्टूबर को। फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 नवंबर को। तो हर साल 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। और इस बार की थीम क्या है? निमोनिया इफेक्ट एवरीवन। पहली बार इसको 2009 में मनाया गया था। निमोनिया की बात करें तो ये सांस से जुड़ी एक गंभीर समस्या है जिसमें फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा, इससे संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपके साइंस आती है एग्जाम में तो प्रश्न सुनो क्या है, निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर होगा फेफड़े। ये वो प्रश्न बता रहा हूं जो एग्जाम में डिट्टो छपता है आपके। और अगर आप में से इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम कोई देख रहे हैं तो आपको बता दूं, आपकी जो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन है जहां पे आपको डेली, वीकली और मंथली की क्विज और पीडीएफ मिलेगी, वहां पे हमने 2 तरह की क्विज और स्टार्ट की आपके लिए, मॉर्निंग में और इवनिंग में। मॉर्निंग में आपको टॉप 10 स्टैटिक क्वेश्चंस का क्विज मिलेगा और वो स्टैटिक क्वेश्चंस कौन से होंगे? जो आपके करंट अफेयर से लिए जा रहे हैं। जैसे कि आपने पढ़ा अभी क्रिकेट पे संबंधित कोई प्रश्न आपने पढ़ा स्पोर्ट्स में, तो आपसे स्टैटिक बना करके पूछ लिया जाएगा। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था दलीप ट्रॉफी, मान लो दलीप ट्रॉफी हमने पढ़ा, तो प्रश्न ऐसे बन जाएगा दलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये स्टैटिक प्रश्न बन गया क्योंकि ये ट्रॉफी अभी न्यूज में थी, इसको किसी ने जीता है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टैटिक प्रश्न भी कहां से लिए जा रहे हैं? जो अभी करंट में चल रहे हैं ना टॉपिक, उन्हीं से बन रहे हैं। कोई नेशनल पार्क अभी न्यूज में आ गया, अभी 53 नंबर का नया आपका टाइगर रिजर्व बन गया, तो आपसे पूछ लेंगे वो रानीपुर वाला जो टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये स्टैटिक बन गया। लो, तो आप उसको डेली लगाया करो, डेली मिलेगी आपको मॉर्निंग में क्विज। और इवनिंग में साइंस से संबंधित, जनरल साइंस से संबंधित आपको टॉप 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। और मैं आपको बता चुका हूं वो क्वेश्चंस आपके वही हैं जो आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उससे आपको ये पता चलेगा या आपकी इस तरह की प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस की जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता लगेगा एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछा रहे हैं। हो सकता है कई क्वेश्चंस आपको रिपीट भी मिले क्योंकि वो क्वेश्चन हो सकता है एक से ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं तो डालूंगा ना उसको। तो आप उनकी प्रैक्टिस जरूर करें। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएं तो ऐसा नहीं है पीछे वाली क्विज को छोड़ दो, पीछे वाली भी क्विज कोई सी भी उठा करके उसको लगाओ। मुश्किल से 2 मिनट ही तो लगते हैं 10 क्वेश्चन लगाने में, इसीलिए एक टेस्ट में, एक सेट में मैं आपको 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं दे रहा हूं ताकि आप पीछे वाले क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर सकें। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और कंटेंट अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करें। आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा तो आपके लिए मुझे भी मेहनत करने में मजा आएगा। चलो अभी बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में उड़ीसा ने किस दिन को बाजरा दिवस के रूप में मनाया? तो आंसर होगा 10 नवंबर को। तो अभी उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस के रूप में मनाया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? उच्च पोषक और पर्यावरण के अनुकूल खाद्य उत्पाद के रूप में बाजरा को बढ़ावा देना। आपको याद है भारत ने वर्ष 2018 को राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया था। और सबसे इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये पॉइंट आप जरूर याद रखना, ये एक आध एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। लगने में तो बहुत सिंपल प्रश्न लग रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और अभी हमारे बाजरे पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था, कहां पे? नई दिल्ली में। चलो बताओ अभी हाल ही में किसे नवी टेक्नोलॉजीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी को। तो अभी नवी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये पर्सनल लोन, होम लोन और सामान्य बीमा जैसे वित्तीय उत्पाद बेचती है, जिसके अभी ब्रांड एम्बेसडर बन गए महेंद्र सिंह धोनी। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि महेंद्र सिंह धोनी ये गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उसके अलावा अभी हमने पढ़ा था लियोनेल मेसी जो कि फुटबॉलर है, अभी बायजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने ये। रोहित शर्मा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और एक साउथ के एक्टर हैं रामचरण, वो हीरो मोटोकॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर बने। और इसी तरह से कन्नड़ एक्टर है किच्चा सुदीप, जिनको भी कर्नाटक सरकार ने अपनी
पुण्यकोटि दत्तू योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अभी युवराज सिंह नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जो होंगे भारत में उसके ब्रांड एम्बेसडर बने। रवि शास्त्री फैन कॉड के ब्रांड एम्बेसडर बने। स्मृति मंधाना गल्फ ऑयल इंडिया की बनी। और सौरव गांगुली अभी बंधन बैंक के भी बने थे और ड्रीम सेट गो के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। ऋषभ पंत अभी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स थे जो अभी आपके करंट अफेयर्स में थे, इनको ध्यान रखना। हम बढ़ते आगे। फिर बताओ अभी हाल ही में आचार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा प्रकाश जावड़ेकर को। तो अभी हमारे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उनको राज्यसभा के आचार संहिता यानी कि एथिक्स कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अभी हमारे राज्यसभा के जो सभापति हैं उन्होंने कई समितियों का पुनर्गठन किया और उनके अध्यक्षों को नियुक्त किया। अच्छा, राज्यसभा के सभापति कौन? भाई राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट तो आप जानते ही हो, जगदीप धनखड़ हैं 14 नंबर के। अच्छा, हमने क्या कहा? इन्होंने अभी कई समितियों का पुनर्गठन किया है और उनके नए अध्यक्ष बने हैं। जैसे कि आवास समिति, हाउसिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष बने हैं CM रमेश। याचिका समिति, पिटिशंस कमेटी, इसके अध्यक्ष बने हैं सुजीत कुमार। और सरकारी आश्वासनों संबंधित समिति यानी कि पैनल ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, इसके अध्यक्ष बने हैं M थम्बे दुर्रई। अभी संसदीय समिति पार्लियामेंट्री पैनल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? कामाख्या प्रसाद तासा को। अच्छा, संसद की बात करें, देखो ऐसे याद रखना, संसद हो गया, राज्यसभा हो गया और लोकसभा हो गया। तो संसद का जो संबंध है या संसद का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में है, 79, 80, 81। अच्छा, एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद ये कब से अस्तित्व में आई थी? तो आंसर होगा 1952, क्योंकि भारत के संविधान के तहत प्रथम आम चुनाव सन 1951-52 में संपन्न हुए थे और प्रथम निर्वाचित संसद ये 1952 में अस्तित्व में आई थी। बाकी आप जानते हो राज्यसभा ये भारतीय संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन भी है जो कभी भंग नहीं होता। यहाँ पे एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। और इसके वर्तमान में सदस्यों की बात करेंगे तो वैसे तो 245 है, लेकिन कितने हो सकते हैं? 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अच्छा, एक बार प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? अब हमने देखा राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो मतलब यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा, हमने कहा ना अभी कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है 6 साल का होता है और इसमें से याद रखना 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं। अब आपको एक प्रश्न बताता हूं जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। ये डायरेक्ट प्रश्न उठ के आया था कि राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अभी हमने पढ़ा था कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। एक प्रश्न एग्जाम में यह आया था कि राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है? 6 साल। एक प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम स्वीकार्य संख्या क्या है? हमने कहा कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। वर्तमान में तो 245 है, लेकिन पूछ रहे अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250। और एक प्रश्न ये पूछा गया था कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितने समय के लिए किया जाता है? तो 6-6 साल तक रहते हैं ये, और हर 2-2 साल के बाद 1/3 रिटायर्ड हो जाते हैं। तो वर्तमान में अगर बात करते हैं तो राज्यसभा के सभापति आपके कौन है? जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। और कौन है वाइस प्रेसिडेंट? जगदीप धनखड़ है, 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है ये। और उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। और सदन के नेता पूछोगे तो पीयूष गोयल है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, जो एग्जाम में पूछे गए वो प्रश्न भी मैंने आपको कवर करा दिए इससे रिलेटेड। तो ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। फिर बताओ अभी हाल में किसे अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ यानी कि ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया? किसे चुना गया?
रमेश केजरीवाल को। तो अभी हाल ही में रमेश केजरीवाल को अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। और इस तरह से वो किन की जगह लेंगे? डॉक्टर सावर धनानिया की जगह लेंगे। अच्छा, रबड़ से 2 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न है, चेक करते हैं आपका नॉलेज। पहला प्रश्न बताओ, दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा कहां पे लगाया गया था? तो आंसर होगा असम में। और आप जानते हो ना, भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा केरल में। दूसरा प्रश्न सुनो, अभी बिहार के मुख्यमंत्री ने भारत का सबसे लंबा रबड़ डैम इसका उद्घाटन किया था। आपको बताना है किस नदी पे? तो आंसर होगा फल्गु नदी पे। और उस डैम का नाम है गयाजी डैम, जो कि 411 मीटर लंबा है। अभी अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने थे? KN राघवन बने थे, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है। अभी एशियाई हॉकी महासंघ के नए CEO बने कौन? तैयब इकराम। और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? किशोर कुमार बसा। वैसे फिक्की के नए अध्यक्ष बने थे, उनका नाम है सुब्रकांत पांडा। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना पड़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड पर्यटन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। तो स्विट्जरलैंड पर्यटन ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है। तो स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा देश में अपने अनुभवों को साझा करेंगे। अभी आपको याद भी होगा, स्विट्जरलैंड के लुसाने में जो ओलंपिक संग्रहालय है, म्यूजियम है, उसको अपना स्वर्ण पदक जीतने वाला भाला भी दान किया था नीरज चोपड़ा ने। वैसे इससे पहले नीरज चोपड़ा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के भी ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। और एक प्लांट बेस्ड मीट बनाने वाली कंपनी है गुड डॉट, उसके भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अभी लियोनल मेसी आपको पता है फुटबॉलर है, अभी बाइजूस के ये ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने थे। रोहित शर्मा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बने थे। और एक कन्नड़ एक्टर हैं किच्चा सुदीप, जिनको अभी कर्नाटक सरकार ने अपनी पुण्य कोटि दत्तू योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। वहीं हीरो मोटोकॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर बने थे साउथ एक्टर रामचरण। और युवराज सिंह नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जो कि भारत में होंगे उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बने थे। रवि शास्त्री अभी फैन कॉड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। स्मृति मंदाना की बात करेंगे तो गल्फ ऑयल इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी। सौरव गांगुली अभी बंधन बैंक के और ड्रीम सेट गो के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने थे। महेंद्र सिंह धोनी अभी नवी टेक्नोलॉजीज और गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी आप याद रखना बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में ICC के स्वतंत्र अध्यक्ष अभी किसे चुना गया? तो आंसर होगा ग्रेग बार्कले को। और आप जानते हो अभी तक ICC के चेयरमैन यही थे, ग्रेग बार्कले। ये न्यूजीलैंड से हैं। और अभी ICC ने इनको दूसरे 2 साल के कार्यकाल के लिए ICC के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया है। इससे पहले वो न्यूजीलैंड क्रिकेट के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 के निदेशक भी थे वो। आप जानते हो अभी BCCI के 36वें नंबर के अध्यक्ष कौन बने? सौरव गांगुली के बाद रॉजर बेन्नी। अभी इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक बने थे शंकर सुब्रमण्यम। CSIR के पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ICC की बात करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना होती है 1909 में और हेडक्वार्टर दुबई में है। और इसके CEO कौन है? जॉफ एलार्डिस है। अभी आप जानते हो अक्टूबर महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था? विराट कोहली को। और अभी ICC हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। वो तीनों के नाम भी आप याद रखना। एक वेस्ट इंडीज के शिव नारायण चंद्रपाल हैं और ये सम्मान पाने वाले वो 107वें खिलाड़ी बने थे। इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स हैं, ये सम्मान पाने वाली वो 108वीं खिलाड़ी बनी। और पाकिस्तान के अब्दुल कादिर हैं, इनका निधन हो गया वैसे, लेकिन ये सम्मान पाने वाले वो 109वें खिलाड़ी बने। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किसने पुरुष एकल 2022 पेरिस मास्टर्स का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा होल्गर रूने ने। तो डेनमार्क के टेनिस प्लेयर हैं ये होल्गर रूने, जिन्होंने 2022 पेरिस मास्टर्स खिताब को जीत लिया है। और ये उनके करियर का पहला ATP 1000 मास्टर्स टाइटल है। क्या नाम है? होल्गर रूने। अच्छा देखो, बात टेनिस की है यहाँ पे, तो हम रिवाइज कर लेते हैं कि 2022 में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं वो किस किस ने जीते हैं, उसका मेन सिंगल टाइटल और वुमेन सिंगल टाइटल। तो साल का जो पहला ग्रैंड स्लैम है उसे कहते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन।
तो उसमें मेन सिंगल टाइटल जीता राफेल नडाल ने, ये स्पेन के प्लेयर हैं। और वुमेन सिंगल टाइटल जीता एशले बार्टी ने, ये ऑस्ट्रेलिया की है, संन्यास ले लिया इन्होंने। उसके बाद हमने देखा फ्रेंच ओपन हुआ, जिसे रोलैंड गैरोस भी कहते हैं। इसमें मेन सिंगल टाइटल जीता राफेल नडाल ने ही, ये स्पेन के हैं और याद रखना इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। और वुमेन सिंगल टाइटल जीता ईगा स्विटेक ने, जो पोलैंड के प्लेयर है। फिर हुआ था विंबलडन ओपन और इसका पुरुष एकल का खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के हैं। और वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? एलिना रबाकिना ने, ये कजाकिस्तान से है। और फिर हमने देखा अभी यूएस ओपन हुआ था, जिसमें मेन सिंगल टाइटल जीता है कार्लोस अल्काराज ने, ये स्पेन के हैं। और वुमेन सिंगल टाइटल जीता है ईगा स्विटेक ने, ये पोलैंड से हैं। अब एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा वो ये पूछ सकता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो पहला और आखिरी ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है। फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन आपका ग्रास कोर्ट पे होता है। ये लो, ये भी क्लियर हो गया, ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। चलो अब बताओ, अभी हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इसको किसने जीता है? तो आंसर होगा मुंबई ने। तो अभी हाल ही में मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। तो ये पहली बार है जब मुंबई ने ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता। इसमें मुंबई ने किसको हराया, ये भी प्रश्न बनेगा। तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश को। तो ये आपको याद रखना है। मान लो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अभी ईरानी कप 2022 को किसने जीता, तो आंसर होगा शेष भारत ने। किसे हराया? सौराष्ट्र को। अभी दलीप ट्रॉफी 2022 को किसने जीता था? वेस्ट जोन ने, साउथ जोन को हरा करके। अभी रणजी ट्रॉफी किसने जीती? मध्य प्रदेश ने जीती है, मुंबई को हरा करके। और अभी आपने पढ़ा है एशिया कप, पुरुषों का जो एशिया कप है 2022 जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ, उसको श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को हरा करके। लेकिन महिलाओं का जो एशिया कप हुआ था अभी बांग्लादेश में हुआ था, उसको भारत ने जीता है श्रीलंका को हरा करके। आईपीएल की बात कर ले 2022 में ये इसका 15वां संस्करण था जो कि भारत में हुआ था। किसने जीता? गुजरात टाइटन ने जीता राजस्थान रॉयल को हरा करके। और इस बार याद रखना टोटल 10 टीमें खेली थी। 2 नई टीमें कौन कौन सी शामिल हुई थी? एक तो ये गुजरात वाली और एक लखनऊ वाली। इसी तरह से क्रिकेट से संबंधित कुछ और भी ट्रॉफीज और कप्स होते हैं, वो भी याद रखो। जैसे कि सीके नायडू ट्रॉफी आपसे पूछ लिया जाए, देवधर ट्रॉफी पूछ लिया जाए, नेहरू कप हो गया, रानी झांसी ट्रॉफी हो गया, सहारा कप हो गया। इन सब का संबंध आपके क्रिकेट से है, क्योंकि स्टैटिक प्रश्न बन जाते हैं ऐसे, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अम्मान जॉर्डन में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 81+ भार वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर होगा अल्फिया खान पठान ने। और ये है कहाँ से? ये महाराष्ट्र से है। तो अभी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अल्फिया खान पठान ने 81+ किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और इस तरह से इस चैंपियनशिप में इन्होंने चौथा गोल्ड जीता है भारत के लिए। ये चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा जॉर्डन के अम्मान में। और इससे पहले अभी हमें 3 गोल्ड भी मिल चुके हैं इसमें। जैसे कि लवलीना बोर्गोहेन ने 75 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता और इस चैंपियनशिप में ये हमारा पहला गोल्ड है। दूसरा गोल्ड इसमें जीता है स्वीटी बूरा ने 81 किलोग्राम कैटेगरी में। तीसरा गोल्ड जीता है परवीन ने 63 किलोग्राम कैटेगरी में। और चौथा गोल्ड लेकर के आई अल्फिया खान पठान। वैसे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। और आपको याद रखना है कि 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये भारत में होगी, नई दिल्ली में। अभी 2022 में कहाँ पे हुई थी महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप? टर्की के इस्तांबुल में हुई थी, जिसमें टॉप पे टर्की था। भारत इसमें चौथे स्थान पे रहा था, जिसमें भारत ने 1 गोल्ड और 2 ब्रोंज जीते थे। 1 गोल्ड निखत जरीन ने जीता था 52 किलोग्राम कैटेगरी में। तो ये भी आप याद रखना। बढ़ते आगे। अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? आप सभी को पता है किसने जीत लिया? इंग्लैंड ने जीत लिया T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब। बात करेंगे इंग्लैंड ने किसको हराया? पाकिस्तान को हराया है। याद रखना ये T20 वर्ल्ड कप का 8वां संस्करण है। इसका जो पहला संस्करण था वो 2007 में हुआ था, जिसको किसने जीता था? हमने जीता था, भारत ने जीता था। वैसे आपको बता दूं, इंग्लैंड है ना 2 बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत चुका है इसको मिला करके। पहली बार इसने 2010 में जीता था और अभी 2022 वाला खिताब जीत लिया। और इसमें सैम कुरेन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, ये भी ध्यान रख लो। अच्छा वैसे केवल इंग्लैंड ही नहीं है जिसने 2 बार ये T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। इससे पहले वेस्ट इंडीज भी
ये कारनामा कर चुकी है। वेस्ट इंडीज एक तो 2012 में और एक 2016 वाला वर्ल्ड कप जीत चुकी है, T20 वर्ल्ड कप। आपको याद है इसी साल आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो 2022 में हुए थे वो न्यूजीलैंड में हुए थे, उसको जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, उसने इंग्लैंड को हराया था। तो ये भी आप याद रखना। अब क्रिकेट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं जो अभी हुई हैं, किसने किसको जीता है वो आप जरूर देखें, यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। जैसे कि ईरानी ट्रॉफी की बात करते हैं, ईरानी ट्रॉफी जो भी 2022 में हुई उसको शेष भारत ने जीता है सौराष्ट्र को हरा करके। दलीप ट्रॉफी आपने पढ़ा अभी, उसको वेस्ट जोन ने जीता है साउथ जोन को हरा करके। रणजी की बात करें, मध्य प्रदेश ने जीता है मुंबई को हरा करके। और अभी हमने पढ़ा था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इसको महाराष्ट्र ने जीत लिया हिमाचल प्रदेश को हरा करके। अभी जो एशिया कप हुआ था पुरुषों की बात करें, जो यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, उसको श्रीलंका ने जीत लिया पाकिस्तान को हरा के। और महिलाओं का जो एशिया कप है जो अभी बांग्लादेश में हुआ था, उसको भारत ने जीत लिया श्रीलंका को हरा करके। वहीं आईपीएल की भी बात कर लेते हैं, अभी 2022 में ये 15वां संस्करण था, भारत में हुआ था। गुजरात टाइटंस ने इसको जीत लिया राजस्थान रॉयल को हरा करके। और इस बार कितनी टीमें खेली? 10। 2 नई टीमें शामिल हुई थी, एक तो ये गुजरात वाली और एक लखनऊ वाली। और क्रिकेट से और भी संबंधित कुछ ट्रॉफीज हैं, कुछ कप्स हैं जो एज ए स्टैटिक आपकी पूछ लिया जा सकता है, जैसे कि देवधर ट्रॉफी, इसका संबंध आपकी क्रिकेट से है। सीके नायडू ट्रॉफी हो गया, नेहरू कप हो गया, रानी झांसी ट्रॉफी हो गया, सहारा कप हो गया, इन सब का संबंध भी आपका क्रिकेट से है, ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ कौन सा देश 2025 में चौथे कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा इंग्लैंड। यहाँ पे बात हो रही है कबड्डी विश्व कप की, जो कि 2025 में होंगे और ये इसका चौथा संस्करण होगा। कहाँ पे होंगे? तो इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में होंगे। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये पहली बार है जब कबड्डी विश्व कप एशिया से बाहर होगा, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया ना। अच्छा, पहला कबड्डी विश्व कप आप जानना चाहोगे कब हुआ था और कहां पे हुआ था? तो वो 2019 में हुआ था मलेशिया में। और आपको बता दूं उसमें महिलाओं का और पुरुषों का जो खिताब है वो भारत ने जीता था। अब आप कहोगे दूसरा कबड्डी विश्व कप ये 2023 में होगा और तीसरा वाला 2024 में होगा और चौथा वाला हमने पढ़ा 2025 में होगा इंग्लैंड में। अब आप कहोगे ये तो बताओ 2023 वाला और 24 वाला ये कहाँ पे होगा? डायरेक्ट चौथा वाला बता दिया है, 2025 में होगा, इंग्लैंड में होगा। तो भैया अभी इन्होंने 2025 वाला ही बताया है, 2023 वाला और 2024 वाला कहाँ पे होगा ये पता नहीं। जब इसकी घोषणा होगी, न्यूज आएगी तो आपको पता लग जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है? क्रिक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लेना है। अच्छा, आपको बता दूं वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? इंग्लैंड के अशोक दास हैं। आपको याद होगा इस साल प्रो कबड्डी लीग 2022 में जो हुआ था वो इसका 8वां संस्करण था, उसको जीता था दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हरा करके। तो इतना आपको याद रखना है। अब मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देते जाओ फटाफट फटाफट। जैसे कि अगले साल 37वें नंबर के जो नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल होंगे वो कहाँ पे होंगे? आपने कहा गोवा में होंगे। अभी 2022 वाले कहाँ पे हुए थे? 36 नंबर के नेशनल गेम्स गुजरात में हुए थे, जिसका मैस्कॉट शुभंकर था। सवज मतलब होता है शावक। इसमें पहले स्थान पे सर्विसेज था, दूसरे पे महाराष्ट्र था। इसी तरह से आपको याद है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण हुआ था अभी हरियाणा के पंचकुला में हुआ था, जिसका शुभंकर था धाकड़, उसमें टॉप पे हरियाणा था। और अगले साल जो 5वां संस्करण है वो मध्य प्रदेश में होगा। उसी तरह से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो अभी इसका दूसरा संस्करण हुआ था बंगलुरु में, उसका शुभंकर मैस्कॉट था वीरा, उसमें टॉप पे जैन यूनिवर्सिटी है जो कि बंगलुरु की ही है। अगले साल जो इसका तीसरा संस्करण होगा वो उत्तर प्रदेश में होगा। और याद रखना 2025 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये कहाँ पे होगा या कौन सा देश इसको होस्ट करेगा? जापान के टोक्यो में होंगे ये। और वैसे हमारा लक्ष्य क्या है टीबी को खत्म करने का? तो वो भी है 2025। और आपको बताऊं तो 2025 में जो आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप होंगे वो भारत में होंगे। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रख सकते हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो याद रखना विराट कोहली ये 4000 रन बनाने वाले वर्ल्ड के पहले बैट्समैन बन गए हैं T20 में। अभी हमने पढ़ा भी था अक्टूबर महीने के लिए उन्हें आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ भी चुना गया था। अच्छा, T20 से याद आएगा अभी एक साल में, एक वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे कौन? सूर्य कुमार यादव।
अभी T20 वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने थे? अयान खान, यूनाइटेड अरब अमीरात के। अभी तीसरे T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड ये भारत में होगा और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे युवराज सिंह। अभी 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। और आप जानते हो महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण 2023 में खेला जाएगा साउथ अफ्रीका में। और 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो आंसर होगा किरोन पोलार्ड, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। और अगर पूछा जाए 600 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो आंसर होगा वेस्ट इंडीज के ड्वेन ब्रावो। अच्छा, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में किसे 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर माधव हाड़ा को। अब इस प्रश्न में दो प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला, तब तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर माधव हाड़ा। उनको उनके उपन्यास, उनकी कृति पचरंग चोला पहर रखी री के लिए ये सम्मान मिला है। लेकिन अगर आपसे पूछे 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार ये किसे मिला, तब आपका आंसर हो जाएगा मधु कांकरिया को, उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए। बिहारी पुरस्कार की पहले बात करते हैं। इसे 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया। ये एक साहित्यिक पुरस्कार है। ये राजस्थानी लेखकों को मिलता है और इसे प्रसिद्ध कवि बिहारी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। इसमें पुरस्कार के रूप में 2.5 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट मिलता है। अभी आपको याद होगा 31वां GD बिरला पुरस्कार किसे मिला था? नारायण प्रधान को मिला था। और इसी तरह से 31वां सरस्वती सम्मान मिला था रामदरस मिश्रा को, उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूं के लिए। और दया प्रकाश सिन्हा का नाम आपने सुना होगा, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था, इनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। और अंग्रेजी का किसे मिला था? नमिता गोखले को मिला था, उनके नॉवल थिंग टू लीव बिहाइंड के लिए। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। इसमें 22 तो आपके संविधान के 8वें अनुसूची वाली भाषाएं हो गई और 2 कौन सी हो गई? अंग्रेजी और राजस्थानी। और आशा पारेख 2020 का भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको मिला ही है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा जो हमारी, अगर आप करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास देखते होंगे, वहां मैं कई बार आपसे वो प्रश्न पूछ चुका हूं कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है, ये बताओ आप। हम बढ़ते आगे। हाल ही में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा किसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा वेंकी रामकृष्णन। तो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को अभी ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में उनके विशिष्ट कार्यों के लिए प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। उन्हें राइबोसोलम संरचना पर अपने काम के लिए 2009 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था और 2012 में महारानी जी ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि भी दी थी, तो इनका नाम याद रखना। बाकी अभी एजुथ चंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ए सेतु माधवन को, प्रसिद्ध मलयालम लेखक है। बोल्ट्समैन पुरस्कार मिला था दीपक धर को और दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला प्रोफेसर वजाहत हुसैन को। अच्छा, 2 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। अभी 2022 में बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये किसे मिला, ये बताइए आप लोग। हम बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में कौन सा देश शामिल हुआ? तो आंसर होगा भारत। आपको पता है कोप 27 का आयोजन ये अभी 2022 में कहां पे हुआ? मिस्र के शर्म अल शेख में। तो यहीं पे भारत मैंग्रोव अलायंस और क्लाइमेट में शामिल हो गया है। आपको बता दूं, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका भी इसमें शामिल हो चुके थे। तो ये है क्या? तो इसमें क्या होता है, जो भी सदस्य देश हैं, जो भी इसके सदस्य बने हैं, वो मिलकर के काम करते हैं मैंग्रोव इकोलॉजी सिस्टम को कंजर्व करने का, उसे बचाने का ये काम करते हैं। मैंग्रोव क्या होता है? ये छोटे पेड़ और झाड़ियां हैं जो समुद्री तट के किनारे उगते हैं और खारे पानी में पनपते हैं और जमीन और समुद्र के किनारे पर अनोखे वन के रूप में विकसित होते हैं। आप जानते हो भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको किस राज्य में मिलेंगे? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। मैंग्रोव की बात करें तो ये दुनिया का सबसे अधिक उत्पादक इकोसिस्टम में से एक है। ये तटीय क्षरण को सुरक्षा देता है और कार्बन को अलग करता है। अच्छा, इसके ऊपर एक डे भी होता है
मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि वर्ल्ड मैंग्रोव डे, ये हम मनाते हैं 26 जुलाई को, तो वे भी ध्यान रख लो। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की है? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी 10 नवंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री जो हमारे कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, उनकी अध्यक्षता में नई दिल्ली में बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की गई है। तो इस बैठक में बिम्स्टेक कृषि सहयोग को मजबूत करने के लिए कार्य योजना 2023 से लेकर 2027 तक को अपनाया गया है। बिम्स्टेक आपको बताइए 2022 में इसकी जो अध्यक्षता है वो श्रीलंका के पास है। अच्छा, आपको याद है अभी कृषि नेटवर्क एप्लीकेशन ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, किसको? पंकज त्रिपाठी को। और आपको बताए किसान मोबाइल एप्लीकेशन को किस आईआईटी ने बनाया? आईआईटी रुड़की। और नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अभी कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? तो आंसर होगा जीवा कार्यक्रम। अच्छा, आपको ये भी याद होगा भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पे खुला है? तो आंसर होगा पुणे, महाराष्ट्र में। और अगर बिम्स्टेक की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म देखो पहले तो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना होती है 1997 में। तो ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का समूह है। और वो 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। और अभी 2022 में 5वें बिम्स्टेक सम्मेलन की अध्यक्षता ये श्रीलंका ने की है। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किस वर्ष के अंत तक उड़ीसा को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 2023। तो अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन? नवीन पटनायक। उन्होंने राज्य को दिसंबर 2023 के अंत तक झुग्गी मुक्त बनाने की घोषणा की है। इसके लिए बीजू मॉडल कॉलोनियां विकसित की जा रही है जो झुग्गी वासियों को भूमि अधिकार देने के साथ साथ बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान करेंगी। अच्छा, आपको याद है 2023 में ही मेंस हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाएगा उड़ीसा में। आपको पता है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है और जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया। वैसे आपको बता दूं 2023 में जो 37 नंबर के नेशनल गेम्स होंगे ना, वो कहाँ पे होंगे? गोवा में होंगे। अभी 2022 वाले 36 नंबर के राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए थे जिसका शुभंकर था सवज, मतलब होता है इसका शावक। 2023 में 19वीं एशियन गेम्स भी होंगे चाइना के हांगजो में। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। और 2023 में ही 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होगा भारत में। और 2023 में अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप होगा साउथ अफ्रीका में। और स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप भी 2023 में होगा, वो भारत में होगा। और 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सत्र की मेजबानी करेगा मुंबई। और भारत G20 समिट को होस्ट करेगा 2023 में। जबकि 2023 में इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कहाँ पे होगा? वो कोलकाता में होगा। 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया जाएगा कहाँ पे? इंदौर में। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट आयोजन है जो आपके 2023 में होने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलो बताओ, अभी हाल में किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया? तो आंसर होगा पीवी सिंधु ने। तो अभी 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जो कि हमारी शटलर है, अभी इन्होंने वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया मूवमेंट की फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभंकर यानी कि मैस्कॉट तूफान और तूफानी को लॉन्च किया है। तो इस बार फिट इंडिया स्कूल वीक का ये 4था संस्करण है जो 15 नवंबर 2022 से शुरू हुआ। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में फिट इंडिया अभियान को लॉन्च किया था। ये अभियान स्कूल में फिटनेस की आदतों को विकसित करने और छात्रों के बीच फिटनेस और खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए है। अच्छा, अब एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो 3रा संस्करण जो 2023 में होगा कहाँ पे होगा? और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण 2023 में है वो कहाँ पर होगा? ये बताओ। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल में किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष घोषित किया गया? तो आंसर होगा 2022। तो वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। क्यों? क्योंकि आसियान और भारत 30 साल की साझेदारी का जश्न मना रहे हैं। अब ध्यान से सुनना,
इसी से रिलेट करके, इसी से लिंक करके आपको कुछ पॉइंट्स याद कराने वाला हूं। ये तो हमने बात कर ली मैत्री वर्ष की। अगर आपसे पूछा जाए मैत्री दिवस, 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मना रहे हैं कौन कौन? भारत और बांग्लादेश। अगर पूछे मैत्री अभ्यास, मैत्री एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ मनाता है? तो थाईलैंड के साथ। और शिन्यू मैत्री अभ्यास ये हम करते हैं जापान के साथ, जो कि एक एयर एक्सरसाइज है। तो ऐसे भी याद रखो। बाकी बात तो आसियान की है, तो उसे भी डिस्कस करेंगे। फुल फॉर्म देखो पहले, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब ये दक्षिण पूर्व एशिया के 10 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। स्थापना हुई थी 1967 में। मुख्यालय आपको मिलेगा इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। वैसे अब इसकी नई कैपिटल हो चुकी है, वो क्या है? नुसंतारा। ये पॉइंट भी याद रख लो। फिर अब बात करते हैं इसके 10 देश कौन कौन से हैं। उससे पहले आप मुझे बताओ, क्या भारत इसका मेंबर है? तो आंसर होगा इसका भारत मेंबर नहीं है। तो फिर 10 मेंबर कौन कौन से हैं? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अब ये नाम मैंने आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करके बताए हैं। यहां से आप ये भी याद रख पाओगे कि किस वर्ष में इसकी अध्यक्षता किस देश के पास है। जैसे कि 2022 में इसकी अध्यक्षता कंबोडिया के पास है, 2021 में ब्रुनई के पास थी, अगले साल 2023 में इंडोनेशिया के पास होगी, फिर आगे लाओस के पास, फिर ऐसे ऐसे आगे चलते जाओ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। और कंबोडिया से आप याद रखना, इसका जो नवीनतम सदस्य देश है वो कंबोडिया ही है। और इसी साल आपने पढ़ा होगा, अभी पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था। तो ये सब बातें याद रखना। आप बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में फ्लड हब नाम से एक प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा गूगल ने। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, आप समझ सकते हो उसका क्या मतलब होगा। फ्लड का मतलब होता है बाढ़। तो बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए कि बाढ़ कब और कहाँ पे आ सकती है, इसका पूर्वानुमान यानी कि पहले से पता लगाने के लिए गूगल ने फ्लड हब नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अच्छा, यहाँ तो बाढ़ की बात हो गई। अगर आप चाहते हो कि मैं भूकंप का पहले से पता लगा लूं, तो उसके लिए भी एक एप्लीकेशन न्यूज़ में आया था। प्रश्न इसके लिए ऐसे बनेगा आपका एग्जाम में कि भारत के पहले भूकंप मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया था? तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। और अगर डीप में जाके एग्जामिनर पूछ ले कि इस एप्लीकेशन को किसने बनाया है, तो फिर आपका आंसर होगा IIT रुड़की ने। और मैं आपसे पूछूं अगर कि दुनिया का पहला तैरता शहर बनाएगा कौन? साउथ कोरिया 2025 तक। अभी वैसे आपको याद हो तो गूगल ने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान वगैरह शुरू किया था, विमेन विल नाम से। वैसे चलो गूगल की बात है तो उसके बारे में जान लेते हैं। स्थापना इसकी होती है 4 सितंबर 1998 को। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कैलिफोर्निया US में। और इसके फाउंडर 2 जने थे, लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। इसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है, याद रखना। और इसके CEO गूगल के CEO और अल्फाबेट के भी CEO सुंदर पिचई है। अच्छा, अगर एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि अल्फाबेट ने किस नाम से एक नई रोबोटिक्स कंपनी को लॉन्च किया था, तो आंसर होगा इंट्रिंसिक। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। वैसे अभी गूगल ने छोटे शहरों के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था, स्टार्टअप स्कूल इंडिया नाम से। और जो गूगल है ये दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल का भी निर्माण करेगा और उसका नाम क्या रखेगा? फर्मीना। तो ये सब याद रखना।